तो पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे आपकी डिमांड के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था और सबसे ज्यादा कमेंट्स रेवरेंड इंसैनिटी के लिए आए। तो आज मैं रेवरेंड को कंटिन्यू करने वाला हूँ, जिसके बाद अगली वीडियो बैकरूम्स के ऊपर होगी, बिकॉज सेकंड हाईएस्ट डिमांड बैकरूम्स की ही थी। तो चलो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फेंग युआन जिया जिन को जान से मार देता है, क्योंकि जिन को मोंक के डिसेंडेंट बनने का लालच आ गया था और वो युआन के किसी काम का नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो लगता है जिन उसके बड़े भाई के भी काम का नहीं था, क्योंकि बड़ा भाई अपना कार्निवल लेकर दूसरी लोकेशन की तरफ निकल चुका है और ये भी नहीं देखा कि छोटा भाई मौजूद है कि नहीं। खैर आगे हम देखते हैं कि एकेडमी में 1 वर्सेस 1 प्रैक्टिस बैटल्स चालू हो चुकी है, जहाँ पर युआन हर एक बच्चे को पकड़ पकड़ के धो रहा है। बट ये चीज टीचर और एल्डर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरह से बाकी बच्चों का मनोबल कमजोर हो जाएगा और युआन कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ जाएगा। और इसीलिए वो युआन को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में युआन को खुद ही उस स्टेज से नीचे उतरना पड़ता है। जिसके बाद हम क्लास के होनहार बच्चों को अपना प्रिमेवल एसेंस कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जिसको करके इनकी रैंक बढ़ेगी और जिसकी रैंक सबसे पहले बढ़ेगी वो क्लास का हेड बनेगा। लेकिन बाकी बच्चों को क्या पता था कि फेंग युआन इन सबसे 2 कदम आगे है। ये रात भर कल्टीवेशन करता है और सुबह तक इसका कल्टीवेशन पूरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, गार्ड्स दरवाजे पे लात मार के अंदर आते हैं, क्योंकि इन्हें लगा कि फेंग युआन क्लासेस स्किप कर रहा है और ये इसको बुलाने आते हैं। लेकिन फेंग युआन के पास कुछ और ही प्लान्स थे। एल्डर को लगता है कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, फेंग युआन कर दी ना तूने गलती, अब खाएगा तू मेरी डांट और क्लास के सामने होगा बेइज्जत। लेकिन फेंग युआन के आते ही एटमॉस्फेयर पूरा ही बदल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, फेंग युआन पूरी तरह खून में लिपटा हुआ होता है। लेकिन ये खून फेंग युआन का नहीं, उन 2 गार्ड्स का था जो इसको लेने आए थे। जैसे ही एल्डर इनकी हालत देखता है, वो बोलता है फेंग युआन तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ये सब करने के लिए, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और फेंग युआन बोलता है जी हाँ एल्डर, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रीजन है। जैसे ही मैं अपना कल्टीवेशन करके ऊपर उठा, वैसे ही ये दोनों दरवाजे पे लात मार के अंदर आ गए। अगर मैं उस समय भी कल्टीवेशन कर रहा होता तो फिर 1 सेकंड की देरी से मेरे अपेरेचर में डैमेज आ सकता था और मेरी जान को खतरा होता। जिसके बाद ये रुके नहीं और हमारे एंसेस्टर्स और क्लैन की बुराई करने लगे, जो मैं सह ना सका और मैंने इनकी ये हालत कर दी। अच्छा हुआ मैं सही समय पर कल्टीवेशन पूरा करके मिडिल स्टेज में एंटर हो गया और मैंने इनको जान से भी नहीं मारा। तो अगर आप चाहे तो इनका इलाज करके अभी भी इनको बचा सकते हैं। एल्डर को लगता है कि एक ग्रेड सी का बच्चा बाकी बच्चों से पहले मिडिल स्टेज में एंटर कैसे कर सकता है, ये पक्का झूठ बोल रहा है ताकि पनिशमेंट से बच सके। लेकिन फेंग युआन बोलता है अगर आपको कोई डाउट है तो आप खुद ही चेक कर लो। और एल्डर के चेक करने पर फेंग युआन सच बोल रहा था। ये सब सुन के क्लास के सभी बच्चे काफी हैरान हो गए और एल्डर का फेंग युआन को हम्बल करने का प्लान भी खराब हो गया और ये इन दोनों को मार के पनिशमेंट से भी बच गया। जिसके कुछ ही दिनों बाद बाकी बच्चे भी अपना कल्टीवेशन पूरा कर लेते हैं और लिस्ट बाहर आ जाती है। पहले नंबर पे होता है फेंग युआन, दूसरे नंबर पे मो बी, तीसरे नंबर पे फेंग जेंग और चौथे नंबर पे ची चेंग। और क्लास का हेड बनता है फेंग युआन। यहाँ पर एल्डर काफी खुश नजर आ रहा है और वो इसीलिए क्योंकि अब फेंग युआन सिस्टम से बंध चुका है, तो ना तो ये एक्सटॉर्शन कर सकता है और ना ही अपनी मनमानी कर सकता है। अब ये क्लैन के रूल्स के साथ बंध चुका है और कुछ भी इधर उधर उठपटांग काम नहीं कर सकता। लेकिन एज ऑलवेज फेंग युआन के पास और भी काफी प्लान्स हैं। इसने 30 प्रिमेवल स्टोन्स का रिवॉर्ड क्लेम किया, लेकिन क्लास हेड बनने से इनकार कर दिया। जिसके बाद क्लास हेड बना मोबी और मोबी क्लास हेड बनने के बाद काफी खुश नजर आ रहा है और वो इसीलिए क्योंकि क्लास हेड की सभी रिस्पेक्ट करते हैं फेंग युआन को छोड़कर, क्योंकि क्लास हेड बनने से एक्स्ट्रा जान थोड़ी आएगी। पिटेगा तो वो भी, चाहे क्लास हेड हो, वाइस हेड हो या फिर कोई नॉर्मल बच्चा हो। हाँ बस अगर प्रिमेवल स्टोन्स दे दोगे तो बच जाओगे। और क्योंकि क्लास हेड को एकेडमी से 10 स्टोन, वाइस हेड को 5 स्टोन और नॉर्मल बच्चों को 3 स्टोन मिलते हैं, तो इसीलिए ये क्लास हेड से 8 स्टोन, वाइस हेड से 3 स्टोन और नॉर्मल से वही 1 स्टोन लेने वाला है। और युआन की इन्हीं हरकतों की वजह से एल्डर ने इसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया है। लेकिन उनको कुछ खास मिल नहीं रहा, क्योंकि ये एकेडमी से डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री से होटल और होटल से एकेडमी, बस इन्हीं के बीच में चक्कर मारता रहता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बड़ी खबर आती है कि जियाफू वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनली रियलाइज करा कि उनका निकम्मा भाई मिसिंग है और वो भी इसी गांव में आने के बाद से। तो इसलिए वो जांच पड़ताल करने के लिए वापस यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर आते ही सबसे पहली डिमांड फेंग युआन की होती है, क्योंकि जिया जिनको आखिरी बार इसी के साथ देखा गया था। लेकिन जैसे तैसे फेंग युआन सिचुएशन को हैंडल करता
है और अपने ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे थे, वैसे एलिगेशंस तो नहीं है बट जो भी लगे थे उसको रीडायरेक्ट करके उसके बड़े भाई जियाफू पर ही थोप देता है। इवन तो जियाफू गू का इस्तेमाल करके इसको रेड हैंडेड पकड़ने की कोशिश करते हैं बट वो काम नहीं आते और फाइनली फेंग युआन सिचुएशन से बाहर आ जाता है। लेकिन जब आखिर में जियाफू फेंग युआन को प्रूफ करने के लिए बोलता है कि उसने जिन को नहीं मारा तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता और यहीं पर बीच में आता है एल्डर जो बोलता है कि हमने इसके ऊपर निगरानी रखी है और ये इधर उधर जाता ही नहीं तो ये क्या ही मारेगा। और फेंग युआन ये चाल ऑलरेडी सोच चुका था, जिसके बाद जियाफू एक और गू निकालता है, फुटप्रिंट गू, जिसको इस्तेमाल करके किसी भी इंसान के आखिरी 30,000 कदम को ट्रैक किया जा सकता है और यहाँ पर भी फेंग युआन बड़े आसानी से बच जाता है। जिसके बाद जियाफू अपना आखिरी गू, हो ये तो राइम हो गया, खैर बैम्बू जेंटलमैन को निकालता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी खा सकता है और अगर कोई भी डिसऑनेस्ट बंदा इसको हैंडल करेगा तो ये गू मर जाएगा। और टेक्निकली देखा जाए तो फिर ये जैसे ही फेंग युआन के हाथों में जाता उसको मर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि युआन की विसिनिटी में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा है तो वो इसकी प्रेजेंस को सप्रेस कर देता है और बैम्बू जेंटलमैन जैसा गया था वैसा ही वापस आ जाता है। जिसके बाद और कोई सबूत ना होने की वजह से क्लैन लीडर इस मीटिंग को डिस्कार्ड कर देते हैं और सभी को वापस जाने को कहते हैं एल्डर को छोड़ के, क्योंकि वो एल्डर से कहते हैं कि वो फेंग ज़ेंग को पर्सनल ट्रेनिंग देना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि फेंग युआन को कोई दुश्मन उन्हीं के खिलाफ तैयार कर रहा है और वो नहीं चाहते कि पावर बैलेंस बिगड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ युआन गुफा के अंदर गड्ढे खोदने में लगा है ताकि फ्लावर वाइन मॉन्क का गड़ा हुआ खजाना ढूंढ सके। खैर अगले दिन सभी बच्चे अपने पर्सनैलिटी और ट्रेड्स के हिसाब से अपना सेकेंडरी गू चूज करने वाले हैं, जहाँ पे फेंग ज़ेंग चूज करता है एक ब्रॉन्ज स्किन गू जो कि एक डिफेंसिव गू है और क्योंकि लीडर चाहते हैं कि ज़ेंग और भी ज्यादा ताकतवर बने तो वो इसको एक जेड स्किन गू देते हैं और बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि अगले टेस्ट में ज़ेंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करे। वहीं दूसरी तरफ युआन गुफा में गड्ढे खोद खोद कर एक बोल्डर तक पहुंच चुका है जिसको हटाने के लिए बहुत ही ज्यादा जान चाहिए, लेकिन वहीं पर नीचे ये एक गू नोटिस करता है जो होता है व्हाइट बोर गू। ये गू किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसको खाने में सुअर का मांस चाहिए, वो भी जंगली सुअर। और अगले ही दिन युआन निकल पड़ता है जंगल की तरफ जंगली सुअर का मांस लेने के लिए, जहाँ पर इसको नजर आता है शिकारी द्वारा बनाया गया जाल और उस जाल में मरा हुआ जंगली सुअर। लेकिन शिकारियों के साथ अनबन होने की वजह से फेंग युआन शिकारी को और उसके पूरे परिवार को जान से मार देता है, सिर्फ 2 गुलामों को छोड़कर, ताकि ये गुलाम फेंग युआन को शिकारियों द्वारा बनाया गया मैप दे सके, जिस मैप पर हर एक जानवर की जानकारी मौजूद होती है, कौन सा जानवर कहाँ सोता है, कहाँ पर चरता है और कहाँ पर उसको हंट करना सबसे ज्यादा आसान होता है। और ये मैप अब फेंग युआन के पास होता है। और जैसा हम सब जानते हैं फेंग युआन के पास बहुत काम है भाई, तो फिर वो अकेडमी की चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता और इस बार फेंग ज़ेंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर कर लेता है, लेकिन फेंग युआन को फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब फेंग ज़ेंग के अंदर हाईएस्ट स्कोर करके चौड़ आ गई कि अब वो अपने बड़े भाई को हरा सकता है वो भी सिर्फ एक मुक्का खा के नीचे गिरने के लिए। और इस बार एकेडमी के बच्चों को टास्क मिलता है कि जो जितने जंगली सुअर के दांत इकट्ठे करके लाएगा उसको उतने प्रीमेबल स्टोन्स एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे। और यहाँ पर फेंग युआन तो ऑलरेडी जंगली सुअर के पीछे ही पड़ा था, तो सोने पे सुहागा। अगले दिन शिकार करते समय जब फेंग युआन नक्शे को देखते हुए एक ट्री हाउस तक पहुँचता है तो उस ट्री हाउस के अंदर फेंग युआन को अपना एक पोर्ट्रेट नजर आता है जिसके माथे पे चाकू गड़ा होता है, यानी कोई फेंग युआन को टारगेट बनाकर बैठा है, लेकिन पता नहीं कौन। काफी समय तक अपने खोपड़े के घोड़े दौड़ाने के बाद फेंग युआन के दिमाग में बत्ती जलती है कि हो सकता है उस शिकारी के परिवार में से कोई जिंदा बच गया हो और अब वो फेंग युआन से बदला लेना चाहता है। इसी ट्री हाउस में फेंग युआन को उन दोनों गुलामों की लाश भी नजर आती है जिन गुलामों को फेंग युआन ने जिंदा छोड़ दिया था, और इन लाशों को देखते ही फेंग युआन इस ट्री हाउस से भाग जाता है, लेकिन जो इसका इंतजार कर रहा था वो फेंग युआन को देख लेता है और फेंग युआन को पकड़ने के चक्कर में ये रास्ते में मौजूद 3 सुपरवाइजर्स को जान से मार देता है और खुद भी काफी डैमेज ले लेता है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि जिसका ये पीछा कर रहा है वो चालाकी से फेंग युआन ने अपने भाई से एक्सचेंज कर दिया है, यानी ये बेचारा फेंग ज़ेंग का पीछा कर रहा है ये सोचकर कि वो फेंग युआन है। खैर फेंग ज़ेंग की जान बचाने के लिए सही समय पर सुपरवाइजर्स आ जाते हैं और इसको मरने से तो बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी इसके शरीर में थोड़ा सा पॉइजन चला जाता है। वो बात अलग है, फेंग ज़ेंग मरेगा नहीं बट ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते
हैं इस बंदे की बैक स्टोरी। ये बंदा उसी शिकारी परिवार का सबसे बड़ा बेटा था जिसके लिए वो लोग सोचते थे कि ये मर चुका है, बट इन रियलिटी ये मरा नहीं था। बस ये ताकतवर होने के लिए अपनी ही वाइफ को सेक्रीफाइस करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था। जिस परिवार की रक्षा करने के लिए ये आदमी अपनी बिलव्ड वाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है एक गू को टेम करने के लिए, उसी परिवार को जब फेंग युआन जान से मार देता है तो फिर रिवेंज लेना तो बनता है। बट इसकी कहानी यहीं तक सीमित थी और हम आ जाते हैं वापस अकेडमी में, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फेंग युआन अभी भी जिंदा है और हाईएस्ट स्कोर करके ये टास्क भी जीत चुका है। लेकिन क्योंकि इसने कुछ ज्यादा ही मार दिए थे तो फिर ऑफिशियल्स इसके ऊपर शक करते और उस शक से बचने के लिए इसने बोला मैंने सिर्फ 4-5 ही मारे, बाकी ये जो पोतली है ये मुझे जंगल में पड़ी मिली और ऐसा कोई रूल नहीं था कि मुझे सारे ही मारने पड़ेंगे, बस दांतों से मतलब था। तो रूल भी नहीं टूटा और इसके ऊपर शक भी नहीं गया। और अब इसके अंदर इतनी जान आ चुकी थी कि वो गुफा में से उस बोल्डर को हटा सके और एक नया सेक्शन अनलॉक कर सके, जिस सेक्शन में एंटर करते ही इसको एक जेड स्किन गू मिलता है जिनको जिंदा रखने के लिए हर 10 दिन में 100 ग्राम जेड स्टोन खिलाना पड़ता है। और जैसे ही फेंग युआन अगले सेक्शन में जाता है इसको नजर आती है जेड आई स्टोन मंकीज की टेरिटरी। ये बंदर मरने के बाद पत्थर के बन जाते हैं और इनकी आंखें जेड स्टोन की 50 ग्राम की एक और 100 ग्राम की दोनों आंखें, यानी 10 दिन में एक बंदर इस जेड स्किन गू के लिए खाना। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि फेंग युआन की जिंदगी मस्के की तरह चल रही है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि डॉर्मेट्री में अब ये ज्यादा देर नहीं रह पाएगा बिकॉज एंड सेमेस्टर आने वाला है और अंकल के घर ये वापस जाने नहीं वाला बिकॉज अंकल भी हरामी है। बट इसको 6 गू को पालना है, वो कैसे करेगा? जिसके लिए ये डिसाइड करता है कि एंड ईयर असेसमेंट जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जीत गया तो फिर इसको बहुत सारे प्रीमेबल स्टोन्स एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे और वो स्टोन्स इसके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। अब ये जीतेगा या फिर नहीं जीतेगा वो तो हमें आगे चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तो बस फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।